यहाँ पे बात कोई छोटे मोटे परिवर्तन की नहीं है। हमें इस राष्ट्र की बाउंड्री से बाहर निकल के सोचना पड़ेगा। मैं हिंदू हूं, ये मेरे जन्म के आधार पे सत्य है, लेकिन मैं मानव हूं, ये मेरे डिजाइन के आधार पे सत्य है। तो ये ग्लोबल सिटीजन का माइंडसेट, ये मानसिकता कैसे पैदा हो जिससे ना केवल हम ग्लोबल राइट्स की बात करें, बल्कि साथ ही साथ हम ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की भी बात करें, क्योंकि अधिकारों का रास्ता कर्तव्य से ही निकलता है। लेकिन जब तक सोच कर्म में नहीं उतर जाती, जमीनी स्तर पे परिवर्तन नहीं होता। श्री हितेश चंदेल जी को वह आपके सामने की नोट एड्रेस देंगे, जो विश्व के स्तर पर पार्लियामेंट बना रहे हैं, उसके बारे में, यूनाइटेड नेशंस गवर्नमेंट के बारे में परिचय हम लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे और हमारे उसके अनुसार ग्लोबल राइट्स क्या होंगे। फिर हितेश चंदेल जी। मंच पे उपस्थित सभी गणमान्य जन, अतिथि, वक्ता और जितने भी प्रतिभागी आज इस ऐतिहासिक घटना का एक हिस्सा बन रहे हैं, इस बात के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। यहां पे बात कोई छोटे मोटे परिवर्तन की नहीं हो रही है, एक बड़े परिवर्तन की बात हो रही है, विश्व परिवर्तन की बात हो रही है, ग्लोबल राइट्स की बात हो रही है कि इस पृथ्वी पे आने में हमारा अधिकार क्या है। क्योंकि जब हमारे बनाने वाले ने, जिसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, ईश्वर कहें, अल्लाह कहें, भगवान कहें, गॉड कहें, कुछ भी कहें, क्रिएटर कह दे, जब उसने हमें इस पृथ्वी पे भेजा तो हमें पृथ्वी पे भेजा। हमें भारत में या अमेरिका में या पाकिस्तान में नहीं भेजा। उसने पूरी पृथ्वी बनाई, पृथ्वी के एक हिस्से में हमें भेजा, लेकिन वो एक हिस्सा भी पूरी पृथ्वी ही थी। लेकिन जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हमें इसका आभास नहीं, हमें इसकी चेतना नहीं। पैदा होने के बाद सबसे पहले जो चेतना आती है वो हमारे खुद के शरीर के बारे में आती है कि मैं और मेरा शरीर। तो हमारी सारी सोच उस शरीर से संबंधित हो जाती है। भूख लगती है तो एक नवजात शिशु भी चीख के बोलता है कि रो के बोलता है मुझे भूख लगी। शौच जाना हो, मूत्र जाना हो, किसी को डर लग रहा हो उसको, तो भी वो शरीर की चेतना के वश में होकर ही ऐसा करता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वो अपने आसपास के वातावरण से, अपनी परिवारजनों से, माता पिता से, भाई बहनों से एक संबंध को समझने लगता है, उनके बारे में सचेत हो जाता है। अभी भी उसको नहीं याद आया कि मुझे यहां किसने भेजा था और क्यों भेजा था और मैं कौन हूं। उसकी अपने बारे में डेफिनेशन बदलती चली जाती है। फिर धीरे धीरे जब वो और बड़ा होता है, स्कूल जाने लगता है, आसपास के रिलेटिव से, रिश्तेदारों से मिलता है, तो उनसे रिलेट करने लग जाता है और उसको लगता है कि मेरे अधिकारों का क्षेत्र और मेरे कर्तव्य का क्षेत्र इतना ही है। और लगभग 99% जनता पूरे विश्व की या उससे भी अधिक इसी चेतना अवस्था में जीते 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 अपने प्राण उसके पूरे हो जाते हैं, जीवन पूरा हो जाता है और प्राण छोड़ देते हैं। लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं, जिनमें से बहुत सारे आज यहां पे भी बैठे हैं, तभी हम इतने बड़े विश्व परिवर्तन मिशन का हिस्सा बनने के लिए, इस ऐतिहासिक घटना का भाग बन रहे हैं।
जैसे जैसे वो चेतना बढ़ती है, हम अपने समाज से, जिस संप्रदाय में हम पैदा हुए, जिस सोसाइटी में हम पैदा हुए, उससे रिलेट करने लग जाते हैं कि मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, या फिर और भी दूसरी जो हमने डिवीजन क्रिएट किए हुए हैं जाति, कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं। इस तरह से अपना रिलेशन वो समाज के साथ, दुनिया के साथ समझने लगते हैं। अब उसकी चेतना ये सोचती है कि अपने ही समाज, अपने ही लोग मेरे हैं और बाकी सब पराए हैं। वो वी वर्सेस दे की भावना कि मैं कौन, मेरा कौन और वो कौन है जो मेरा नहीं, ऐसी भावनाएं पैदा हो जाती हैं और बाउंड्री उस लेवल पे क्रिएट हो जाती है। और जब मनुष्य समुदाय ऐसे, आप पीछे जाके देखेंगे, जैसे जैसे इवॉल्व हुआ, जैसे जैसे लोगों ने एक समूह में रहना शुरू किया, तो उन्होंने अपनी अपनी सीमाएं बनानी शुरू कर दी। और उस सीमा विवाद पे कितना खून बहा है, या आप किसी भी देश के इतिहास को उठा के पढ़ लीजिए, आपको दिख जाएगा। हम कितना भी अपने आप को बोझ करते रहे कि आज हम एक आधुनिक युग में जी रहे हैं, टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंच गई है, एआई जनरेशन आ गई, हम चांद पे पहुंच गए हैं, हम मार्स पे पहुंच गए, लेकिन मनुष्य की वो, जैसे आज एक वक्ता ने कहा, जंगली आदत, टेरिटोरियल सोच कि ये मेरा है, ये किसी और का है, उसने मुझसे छीन लिया या मैं उससे छीन लूं, ऐसी भावना ये एआई भी नहीं हटा पाया। ऐसी भावना जो है, ये सारी तरक्की वेस्ट हो गई उसके सामने। और इसी क्रम में आगे बढ़ते बढ़ते राष्ट्र का निर्माण हुआ, राष्ट्र का कॉन्सेप्ट हुआ कि एक बड़ा भूभाग जिसमें लोग एक जैसी सोच, एक जैसा विचार, एक जैसा कल्चर, एक जैसी भाषा अगर रखते हैं तो उनको एक राष्ट्र की बाउंड्री दे दी जाए, और धीरे धीरे वो इंटरनेशनल बॉर्डर के रूप में आ गया। भेजने वाले ने, एक बार फिर पीछे देखे, भेजने वाले ने पृथ्वी पे भेजा, लेकिन मनुष्य की इस टेरिटोरियल आदत ने एक ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर दी कि अगर मैं भारत में पैदा हुआ हूं तो मुझे दूसरे देश में जाने के लिए पता नहीं कितनी सारी परमिशन से गुजरना पड़ेगा। मैं अपनी ही पृथ्वी पे जाने का अधिकार नहीं रखता। तो ये बात हुई हमारे अधिकारों की, जिसकी बात विश्वात्मा जी बहुत जोर शोर से आज कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि कितने समय से वो लगे हुए हैं, और आज मैं कहूंगा कि वो टर्निंग पॉइंट है, वो माइलस्टोन है, वो घटना है जो आने वाले समय में, आने वाली जनरेशन में, आने वाले विश्व को उसकी एक दिशा का निर्धारण करें। तो ये सोच कैसे डेवलप हुई और क्यों ये 1 या 2 या 5, 10 व्यक्तियों में डेवलप होती है, हर किसी में क्यों नहीं होती? ये डेवलप करने के लिए हमें इस राष्ट्र की बाउंड्री से बाहर निकल के सोचना पड़ेगा। मैं भारतीय हूं, यह सत्य है, पर यह भी सत्य है कि मैं इस पृथ्वी का सिटीजन हूं, मैं इस पृथ्वी का नागरिक हूं। मैं हिंदू हूं, यह मेरे जन्म के आधार पर सत्य है, लेकिन मैं मानव हूं, यह मेरे डिजाइन के आधार पर सत्य है। बनाने वाले ने मुझे हिंदू बना के नहीं भेजा, भारतीय बना के नहीं भेजा। तो ये ग्लोबल सिटीजन का माइंडसेट, ये मानसिकता कैसे पैदा हो, इसके ऊपर भी हमें बहुत से विचार की आवश्यकता है, मंथन की आवश्यकता है, जिससे ना केवल हम ग्लोबल राइट्स की बात करें, बल्कि साथ ही साथ हम ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की भी बात करें। हम विश्व धर्म की बात करें कि मेरा धर्म क्या है, इस पृथ्वी का सिटीजन होने के नाते मेरा उत्तरदायित्व, मेरा कर्तव्य, मेरा धर्म, मेरी अकाउंटेबिलिटी क्या है, क्योंकि अधिकारों का रास्ता कर्तव्य से ही निकलता है। अधिकार दूसरे से मांगने पड़ते हैं, दूसरे की दी हुई चीज है कि हमें अधिकार मिलता है, लेकिन कर्तव्य वो चीज है जो दूसरे के अधिकारों की रक्षा करती है। तो आज इस सभा में विश्वात्मा जी ने जो बात बोली कि हमारे ग्लोबल राइट्स होने चाहिए, ये तभी संभव हो पाया जब विश्वात्मा जी की सोच ग्लोबल अकाउंटेबिलिटी तक पहुंची। वो इस उत्तरदायित्व में पहुंची कि मैं केवल अपने शरीर की आत्मा नहीं, मैं केवल अपने परिवार की आत्मा नहीं, मैं केवल अपने संप्रदाय, अपने समाज की आत्मा भी नहीं, मैं राष्ट्र की आत्मा भी नहीं, मैं विश्व की आत्मा हूं। ये विश्वात्मा शब्द में बहुत कुछ छुपा हुआ है। बनाने वाले ने आत्मा को विभाजित नहीं किया,
शरीर अलग अलग दिखते होंगे, पंच तत्वों से बने हैं, अलग अलग दिखते हैं। अगर थोड़ी गहन उसमें जाएं तो आप देखेंगे पंच तत्व भी आपस में जुड़े हुए हैं, शरीर भी अलग नहीं है। ये टाइम एंड स्पेस का ऑप्टिकल इल्यूजन है। लेकिन आत्मा के बारे में हमेशा यही कहा गया है कि वो एक ही है। हम सब की आत्मा एक है, और यह आभास तभी होता है जब हम विश्वात्मा बन के सोचें। तो आज इस सभागार में जितने भी लोग आए हैं, वो आए चाहे किसी भी नाम से हो, किसी भी धर्म से, किसी भी राष्ट्र की नागरिकता के साथ आए हो, लेकिन जब इस 2 दिन की सभा के बाद अपने घर जाएं तो विश्वात्मा बन के जाएं। ये आज की आवश्यकता है। कर्तव्य, अधिकार की बात आवश्यक है, क्योंकि अगर हमें जीने का ही अधिकार नहीं होगा तो हम कर्तव्य की पूर्ति करने के लिए भी काम कैसे करेंगे। लेकिन उस अधिकारों का निर्माण, वैश्विक अधिकार, वैश्विक सरकार, उसका निर्माण तभी होगा जब हम वैश्विक कर्तव्य, वैश्विक धर्म, वैश्विक उत्तरदायित्व के बारे में सोचेंगे। अब यह सोचना, कोई भी अच्छा परिवर्तन सोच से प्रारंभ होता है, तो इस सोचने के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब तक सोच कर्म में नहीं उतर जाती, जमीनी स्तर पे परिवर्तन नहीं होता। तो इस सोच को जमीनी स्तर पे लाने के लिए आप सब लोगों का सहयोग आवश्यक है। हैंडफुल ऑफ पीपल, मुट्ठी भर लोग शुरुआत जरूर कर सकते हैं, लेकिन अगर उनके साथ बाकी लोगों का सहयोग ना जुड़े तो वो शुरुआती स्तर पे ही घूमते रहने के लिए विवश हो जाते हैं। तो आज मैंने देखा बहुत से लोग हमारे नॉर्थ ईस्ट से आए हैं, और कुछ लोग दूसरे देशों से भी आए हैं, पड़ोसी देशों से। इतनी मेहनत करके, इतनी कोशिश करके आप लोग यहां आए हैं, तो इसको एक सभा ना रह के केवल सभा तक सीमित ना रखें, एक विश्वात्मा सोच लेके जाएं, और आपके से जो हो सकता है, तन मन धन जैसी भी ये समर्पण की भावना हो सकती है, अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए अपने कर्तव्यों की पूर्ति अवश्य करेंगे। अब अंत में मैं एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक ऐसी सोच का, ऐसे इवेंट का यह ऑर्गेनाइजेशन हुआ। शुरुआत विश्वात्मा जी ने की, धीरे धीरे उनको सहयोग मिलता गया, कारवा बनता गया। हम भी एक दूसरे के मिशन से एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते हैं। मेरा मिशन भी कुछ कुछ ऐसा ही है, वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने का। और वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाते वक्त बहुत सारे ऐसे फायदे आज पिछले वक्ताओं ने गिनाए, जिनमें से एक सबसे बड़ा फायदा है कि युद्ध नहीं होगा। इसका उदाहरण बड़े सामान्य ज्ञान से समझा जा सकता है कि आज से 75 साल पहले जब भारत बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइडेड था, तो सबकी अपनी अपनी आर्मी थी और सब आपस में लड़ते रहते थे। लेकिन जैसे ही भारत आजाद होने के बाद एक राष्ट्र बना, तो ये सारी आर्मी इंडियन आर्मी हो गई, एक ही आर्मी हो गई, और आपस में ये शत्रु होने के बजाय मित्र ही हो गए, भाई हो गए। तो विश्व गवर्नमेंट बनने से, विश्व सरकार बनने से, ये सारी आर्मी जो आपस में यूक्रेन और रशिया में लड़ रही हैं, एक दूसरे की खून की प्यासी हैं, मानवता के सारे जो बेंचमार्क हैं उसको तोड़ के एक दूसरे की खून की प्यासी बनी हुई है। और जो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में हो रहा है, और बहुत से ऐसे फ्रंट खुलते दिख रहे हैं, और एक आभास भी हो रहा है कि भारत तक भी ये युद्ध की विभीषिका पहुंच सकती है। तो अगर ये विश्व गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी बन जाती है तो ये सारी आर्मी एक हो जाएगी। आप रशिया के और यूक्रेन के सैनिक को गले मिलते देखोगे। इसमें कोई आनंद नहीं आता कि रशिया का सैनिक यूक्रेन के सैनिक पे बंदूक ताने खड़ा है और यूक्रेन का सैनिक रशिया के सैनिक। जब वो दोनों गले मिलते हुए दिखेंगे, जब पुतिन और जेलेंस्की गले मिलते हुए दिखेंगे, जब जो है नेतन्याहू और जो है ईरान गले मिलता हुआ दिखेगा, तब आएगा असली आध्यात्मिक आनंद। और उस आध्यात्मिक आनंद के लिए ही हम बने हैं। हमसे वो आनंद छीन लिया गया है। अब वो समय आ गया है कि हम अपना उस आनंद को, अपने अधिकार को, ग्लोबल राइट्स को विश्व गवर्नमेंट बनाने में सहयोग करके प्राप्त करें, और उसकी शुरुआत आज से ही करें अपने विश्व कर्तव्य की पूर्ति के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।